Hello everyone, welcome back to my YouTube channel EduSet. I am Preeti Priyadarshini and आज के इस वीडियो में मैं आगे बढ़ूँगी। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के बारे में, जो कि कोर्स 2 कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के बारे में एंड एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के बारे में। लंबा टॉपिक है ये, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर द वीडियो जिनको भी ज़रूरत हो उन लोगों के लिए। एंड हैंड रिटन नोट्स से कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होते क्या हैं? मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो है वो सोसाइटी के वो ग्रुप्स होते हैं जो मेन स्ट्रीम से अलग होते हैं। इनको क्यों अलग कर दिया जाता है? डिस्क्रिमिनेशन जो पुराने ज़माने से चला आ रहा है उसके कारण। तो उनको वापस से उस जगह से, पिछड़े जगह से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए स्पेशल सपोर्ट और प्रोविजंस बनाए गए हैं ताकि उनकी भी जगह जो है सोसाइटी में वो अप्रोप्रिएट हो, सही हो। इस ग्रुप में आते हैं हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग और कुछ कुछ पिछड़े वर्ग के लोग भी आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका आर्टिकल 340 और 341 कहता है, बाय फाइनेंशियल एंड एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू द बैकवर्ड कास्ट्स आर केप्ट इन बैकवर्ड एंड वीकर सेक्शंस, वुमेन्स आर ऑल्सो केप्ट इन डिप्राइव्ड सेक्शन बिकॉज दे आर ऑल्सो लैगिंग बिहाइंड मैन अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें ये है, कहता है कि फाइनेंशियल और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, वुमेंस जो हैं, उनको हमेशा पीछे रखा गया है। जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, अपर कास्ट के जो मेंस हैं उनके कंपैरिजन में, तो ये लोग जो है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के अंतर्गत आते हैं। तो इनको भी शिक्षा का अधिकार है। तो वो शिक्षा किस तरीके से इन्हें मिले उसके बारे में हम अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, तो जैसे आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, तो आप इस तरीके का इंट्रोडक्शन देंगे, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स क्या होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आपका उसी में पार्ट रहेगा कि एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, तो उसमें एजुकेशन मीनिंग आप प्रॉपरली इस तरीके से लिख सकते हैं जैसा कि नोट्स में लिखा हुआ है। तो इंट्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। एजुकेशन जो है वो हर किसी का राइट है। इट इज़ राइट एंड प्रिविलेज फॉर एवरीबॉडी लिविंग इन इंडिया। इंडिया को बहुत मेहनत के बाद फ्रीडम मिली है। बहुत सारे एफर्ट्स लिए गए हैं कि वीकर सेक्शन को ऊपर लाया जाए, इसके लिए रिजर्वेशन भी रखा गया है। एजुकेशन जो है उनको अपलिफ्ट करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जो बड़े कास्ट के लोग हैं वो ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, अब बारी है इन लोगों की कि वो उनके बराबर का हो सके, इसलिए रिजर्वेशन दिया गया है। जब सरकार को ऐसा लगेगा कि दोनों बैलेंस्ड हो चुके हैं तब ये रिजर्वेशन की धारणा हटा दी जाएगी। तो अब इसके मीनिंग के बारे में बात करते हैं। ओवरऑल आपको वही लिखना है कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, इक्वल एक्सेस नहीं मिला, समाज में इक्वल राइट्स नहीं मिले, अधिकार नहीं मिला, फाइनेंशियली कल्चरली वो लोग पीछे ही रह गए, वीक रह गए। तो उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहिए। इसमें ST/SC चिल्ड्रन एजुकेशन की बात है, बैकवर्ड क्लास बैकवर्ड एरिया के चिल्ड्रन एजुकेशन, वुमेन और गर्ल्स के एजुकेशन, माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन, हैंडीकैप्ड और डल स्टूडेंट्स की एजुकेशन। तो इंडिया में वुमेंस के एजुकेशन के लिए क्या किया गया? इंडिया, सभी को पता है, फ्रीडम मिली इंडिया को 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद राधा कृष्णन कमीशन जो था वो पहला एजुकेशन कमीशन था। राधा कृष्णन कमीशन के बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई है। राधा कृष्णन कमीशन, मुडालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, तो आप वहाँ पे डिटेल्स में देख सकते हैं, अच्छी नोट्स आपको मिल जाएगी वहाँ से भी। तो ये पहला ऐसा एजुकेशन कमीशन था जिसने अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात कही इन सभी लोगों के लिए। वुमेंस के बारे में भी इन्होंने स्पेशली मेंशन किया था। उसके बाद था नेशनल वुमेन एजुकेशन कमेटी, ये 1962 में आया था। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 1958 में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख
के चेयरमैनशिप के अंडर इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था, नेशनल वुमेन एजुकेशन कमेटी। इन्होंने वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड कुछ सुझाव दिए थे, कुछ सजेशंस दिए थे। इसको देशमुख कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है फैसिलिटीज़ ऑफ एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी फॉर वुमेन एजुकेशन शुड बी मेड। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल एंड फॉर स्टेट्स शुड बी मेड, यानी कि सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी स्टेट काउंसिल्स होने चाहिए वुमेन्स के लिए। उनके लिए एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी जोड़ा जाना चाहिए। और ये जो नेशनल वुमेन एजुकेशन काउंसिल है उनको पॉलिसीज़ बनाने देनी चाहिए वुमेन्स के लिए। वुमेन्स को पॉइंट माइंड में रख के अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाए जिससे वो अपलिफ्ट हो सकें। नेक्स्ट है हंसा मेहता कमेटी। 1962 में नेशनल वुमेन एजुकेशन कमेटी, ये जो कि दिया गया था देशमुख कमेटी के नाम से जाना जाता है, दुर्गाबाई देशमुख के चेयरमैनशिप के अंडर में था। उन्होंने उसके सजेशन पे ही हंसा मेहता कमेटी बनी, जिन्होंने वापस फिर से वुमेन एजुकेशन से संबंधित कुछ सजेशंस दिए, जिसमें था करिकुलम जो है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए प्राइमरी लेवल पे सेम होना चाहिए, प्राइमरी लेवल एज इन क्लास 1 to 7 तक। सेकेंडरी लेवल पे गर्ल्स को होम साइंस सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए और वोकेशनल कोर्सेज की फैसिलिटीज़ गर्ल्स को अलग से प्रोवाइड की जानी चाहिए। नेक्स्ट कमेटी थी भक्त वत्सलम कमेटी, ये 1963 में आई थी। भक्त वत्सलम कमेटी जो है वो भक्त वत्सलम के चेयरमैनशिप के अंडर में आई थी, उन्हीं के नाम पे ये पड़ा था। इन्होंने वुमेन्स के लिए जो सजेशंस दिए वो ये थे, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले गर्ल्स को, एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स। सेपरेट फैसिलिटीज़ मिले गर्ल्स को एज इन स्कूल्स, हॉस्टल, ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन एट्सेट्रा। उसके बाद गर्ल्स के लिए हाई स्कूल में वोकेशनल एजुकेशंस को फॉर्म किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए और उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड किया जाए ताकि वो मोटिवेट हो सके और पढ़ाई में और इच्छुक हो सके। नेक्स्ट था कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशंस भी सजेशंस दिए थे सेपरेट स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, हॉस्टल्स के लिए और डिस्टेंट कोर्सेज। जैसे वो क्या था कि जल्दी शादी हो जाती है, प्रॉब्लम होता है आने जाने में, या फिर लड़कियों को ऐसा कहा जाता है वो घर में रहें तो अच्छा, इस तरीके की धारणाएं अभी भी लोगों के बीच में है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस कमेटी ने 1964 से 66 तक ये कमेटी का ड्यूरेशन था, उसमें इन्होंने कहा था कि डिस्टेंट कोर्सेज को अवेल कर दिया जाए और जो महिलाएं जैसे जिनका बच्चा है, जो प्रेग्नेंट हो जाती है, वो ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, तो ये उन महिलाओं के लिए भी बहुत उपयुक्त हो सकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, ये पॉलिसीज़ जो है वो बहुत सारे अनाउंसमेंट्स की मिनी वर्किंग प्लान्स वे मेड फॉर इट्स इम्प्लीकेशन। उन डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे परसेंटेज लिटरेसी रेट जो है वो वुमेन का बहुत कम है, वहाँ पे डिस्ट्रेस प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी को स्टार्ट किया जाए। 1989 में वुमेन्स समख्य प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था गर्ल्स के एजुकेशन के लिए रूरल बैकवर्ड सेक्शन में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसको मैंने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन में भी बताया था, यहाँ पे फिर से ये है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ST SC गर्ल्स जो थी, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको शिक्षा का प्रॉपर सोर्स नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विद्यालय था। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़, मतलब ये एक टाइप का रेसिडेंशियल स्कूल था। नेक्स्ट है पढ़े बेटियाँ बढ़े बेटियाँ, ये योजना के बारे में आप सबने सुना होगा। हाई स्कूल पास्ड आउट BPL फैमिलीज़ जो थे बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़, इनको 30,000 रुपीज़ दिया जाता था ताकि वो जो लड़कियां हैं वो अपने एजुकेशन को फर्दर कैरी कर पाए। उसके बाद है ST SC के एजुकेशन, उनके लिए सेपरेट कमीशंस किए गए, जिनमें एक कमीशन था धीबर कमीशन, दूसरा था कोठारी कमीशन। इनमें इनकी शिक्षा की बात कही गई थी। 1960 में आया था UN धीबर के अंतर्गत धीबर कमीशन। इसमें सजेशन दी गई थी SC ST स्टूडेंट्स को शिक्षा के बारे में। उन्हें कहा गया था उन्हें फ्री एजुकेशन दिया जाए, फ्री बुक्स दी जाए, फ्री राइटिंग मटेरियल्स दिया जाए, कॉपी, पेन, पेंसिल, यूनिफॉर्म, मिड डे मील फैसिलिटीज़। कोठारी कमीशन जो है वो धीबर कमीशन के सजेशंस को ओबे किया और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ट्राइबल चिल्ड्रन जो है उनको भी उनके लिए भी रेसिडेंशियल स्कूल्स वगैरह खोले जाए, आश्रम खोले जाएँ ताकि वो वहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर पाएँ, दे कैन गेट एजुकेटेड देयर।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डेफिनेटली आप लोग मेंशन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ST SC जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अनाउंसमेंट की गई थी। मेन अनाउंसमेंट उसमें थी कि उनके लिए सेपरेट स्कूल होने चाहिए, टाउन्स में, विलेजेस में, हिली एरियाज़ में। टीचर्स जो हैं वो उन्हीं के सेक्शन से हो ताकि वो उससे रिलेट कर पाए, उनसे पढ़ पाएँ। उनके लिए रेसिडेंशियल स्कूल हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हो, क्योंकि मोस्टली ट्राइबल पीपल जिस जगह पे रहते थे वो रिमोट एरियाज़ होते थे, वहाँ पे स्कूल की उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, तो इसलिए उनके लिए रेसिडेंशियल हॉस्टल स्कूल अर्बन एरियाज़ में खोले जाने चाहिए। फिर फाइनेंशियल हेल्प जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा वो इंक्रीज़ किया जाना चाहिए, बजट जो है। फिर उनका जो लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज वो उनका मदर लैंग्वेज होना चाहिए, और उसके बाद फिर उनको रीजनल लैंग्वेज पढ़ाया जाना चाहिए। इन अनाउंसमेंट्स के आधार पे कुछ अटेम्प्ट्स किए गए थे। सबसे पहला था स्कूल को इस्टेब्लिश किया गया, सर्व शिक्षा अभियान, वेरियस प्राइमरी स्कूल, हायर प्राइमरी, आंगनबाड़ी एट्सेट्रा, ये सब स्कूल खोले गए ट्राइबल एरियाज़ में। फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई उनको, स्कॉलरशिप जो अभी भी उनको मिलती हैं मोटिवेट करने के लिए, आगे पढ़ने के लिए। फिर रिजर्वेशन फैसिलिटीज़ दी गई, फ्री में टीचिंग मटेरियल्स दिए गए, हॉस्टल फैसिलिटीज़ दी गई। बुक बैंक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। इस योजना के अंतर्गत ST SC के जो स्टूडेंट्स थे जो मेडिकल या इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते थे, उनको 5000 रुपीज़ दिया जाता था हर 3 स्टूडेंट्स में, ताकि वो बुक्स वगैरह परचेज़ कर पाए। फिर कोचिंग फैसिलिटीज़ भी दी जाए। अरेंजमेंट ऑफ कोचिंग फैसिलिटीज़ फॉर competitive exams were made for students of SC and ST. ठीक है, that's all for today. Thank you so much for watching. I'll continue to bring more such videos. And मैं कोशिश करूँगी कि मैं कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन जल्द से जल्द आप लोगों का कंप्लीट करवा दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स अभी तो एडमिशन ही प्रोसीजर हो रहा है, लेकिन जल्द ही एग्ज़ाम्स भी होंगे, तो आप इससे प्रॉपरली हेल्प ले पाए। और कहीं पे अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।